क्लास 10th के ट्राइंगल्स की ये हमारी क्लास नंबर 6 है। इसमें पहले हम जो पिछली एक्सरसाइज हमारी 6.2 के दो क्वेश्चंस रह गए थे उन्हें डिस्कस करेंगे। वैसे तो एक स्टूडेंट का सोल्यूशन मेरे पास आए हैं, दोनों ठीक हैं, पर फिर भी हम डिस्कस करते हैं ताकि सबको सोल्यूशन मिल सकें और सब लोग अपने सोल्यूशन चेक भी कर सकते हैं अगर आपने किए हैं तो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 थे जो हमने नहीं किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं और फिर हम बाकी के जो दो थियोरम्स और दो एक्टिविटीज़ रह गई थी उन्हें करने के बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस क्वेश्चन में हमें फिगर 6.20 में हमें दिया हुआ है एक ट्राइंगल है PQR जिसके अंदर कोई बिंदु O है और PO OQ OR को मिलाया गया है। वहीं P पर कोई बिंदु E और PQ पर कोई बिंदु E है और PR पर कोई बिंदु F है, जिनसे ED समांतर OQ और DF समांतर OR खींचे गए हैं, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है, तो लिखो दिया है त्रिभुज PQR जिसके अंत्य भाग में कोई बिंदु O स्थित है। OP OQ तथा OR को मिलाया गया है। अच्छा, फिर भुजाओं PQ तथा PR पर क्रमशः बिंदु E तथा F स्थित हैं और DE समांतर DQ तथा DF समांतर OR खींचे गए हैं तथा EF को मिलाया गया है। सिद्ध करना है, लिखो सिद्ध करना है EF समांतर QR, ठीक। रचना कोई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आते हैं उपपत्ति पर। आसान क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन मैं करा चुका था इसलिए मैंने दिया था करने के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 लगभग इसी तरह का था। देखो हम लेंगे त्रिभुज POQ में। देखो त्रिभुज POQ में कौन सा है त्रिभुज POQ, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। यहाँ डायग्राम में समझ लेते हैं, ये वाला POQ। अब देखो अगर ये इस रेखाखंड के समांतर है, यानी ये क्या है हमारा ED। अगर ED समांतर है QO के तो सीधी सी बात है हमें सिद्ध क्या करना है। अच्छा, सीधी सी बात है कि PE और QE का अनुपात PD और OD के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। त्रिभुज POQ में चूंकि DE समांतर है OQ के, कैसे मालूम, हमें दिया है, ये दिया है, ठीक है। अतः मैं लिख सकता हूँ PE बटे QE बराबर PD बटे OD। समीकरण एक से नाम दे दिया। अब ले लेते हैं हम त्रिभुज POR में, इस वाले में, ठीक है। सेम कंडीशन आ गई, ये दोनों समांतर दिए हैं तो इन दोनों का अनुपात बराबर होगा इन दोनों के, ठीक। और ये मैंने कैसे लिखा है, थेल्स प्रमेय से। ओके, अब त्रिभुज POR में दिख रहा है, चूंकि DF समांतर है OR के, ये भी हमें दिया हुआ है DF समांतर OR, कहाँ दिया है, ये रहा, ठीक है। अतः मैं लिख सकता हूँ PF बटे RF बराबर PD बटे OD, ठीक है। ये वाले इन दोनों का अनुपात बराबर इन दोनों का अनुपात होगा।
इसे दे देते हैं हम समीकरण 2, और ये निष्कर्ष भी हमने कैसे निकाला, थेल्स प्रमेय से। अच्छा, अब देखो पी डी बटे ओ डी यहाँ भी है और पी डी बटे ओ डी यहाँ भी है, तो ये दोनों इन दोनों के बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से पी ई बटे क्यू ई बराबर होगा पी एफ बटे आर एफ। अब केवल इस बड़े त्रिभुज में देखो, इसमें पी क्यू आर में हमें क्या मिल गया, पी ई बटे क्यू ई बराबर पी एफ बटे आर एफ। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ई एफ को समांतर होना चाहिए क्यू आर के। अगर इनका अनुपात बराबर है तो ये रेखाखंड कैसे होने चाहिए, समांतर होने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए, समांतर होने चाहिए, सॉरी। तो अतः हम लिख सकते हैं ई एफ समांतर क्यू आर। कैसे, थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय से। और यही है जो हमें सिद्ध करना है, ई एफ समांतर क्यू आर। ठीक है, ई एफ समांतर क्यू आर। सो दैट्स प्रूव्ड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। यहाँ आकृति 6.21 में हमें दिया है कि ओ पी ओ क्यू ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू तथा बी सी समांतर क्यू आर, बी सी समांतर क्यू आर। तो सिद्ध करना है कि बी सी, अच्छा सॉरी, हमें दिया है दूसरा ए सी समांतर पी आर, यानी कि ये समांतर है इसके। तो सिद्ध करना है कि बी सी समानांतर होगा क्यू आर के। ठीक है, आसान है। क्या करेंगे, पहले इस वाले हिस्से में लेंगे, ठीक है, पहले इस त्रिभुज में लेंगे, फिर इस त्रिभुज में लेंगे, और फिर इस त्रिभुज में प्रूव करेंगे। क्लियर है, ऐसे करना है। तो दिया है त्रिभुज पी क्यू आर, जिसके आंतरिक भाग में बिंदु ओ स्थित है, ओ पी ओ क्यू, ओ पी कोमा ओ क्यू तथा ओ आर को मिलाया गया है। ओ पी तथा ओ क्यू, ओ पी कोमा ओ क्यू तथा ओ आर पर, या सॉरी ऐसे लिखो, ओ पी तथा ओ क्यू पर बल्कि ऐसे लिखो कि ओ पी पर एक बिंदु ए लिया, जिससे ए बी समांतर पी क्यू तथा ए सी समांतर पी आर खींचे। ठीक है, ऐसे लिखो, ओ ए पर कोई बिंदु ए इस प्रकार, ओ ए पर कोई बिंदु, ओ पी पर कोई बिंदु ए लिया तथा ओ ए बी समांतर पी क्यू व ए सी समांतर पी आर खींचे। ठीक है, सिद्ध करना है बी सी समांतर क्यू आर, बी सी समांतर क्यू आर, ये सिद्ध करना है। लिखो, उत्पत्ति रचना इसमें भी नहीं करनी। तो पहले हम लेंगे इस त्रिभुज में ओ पी क्यू में, ठीक है, लिखो त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में चूंकि ए बी समांतर पी क्यू, कैसे मालूम, दिया है ना, लिखो दिया है। अच्छा, अतः
मैं पहले लिख देता हूँ थेल्स प्रमेय से, पहले भी रीज़न ले सकते हैं। थेल्स प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं, दैट ओ ए बटे पी ए बराबर ओ बी बटे क्यू बी, इक्वेशन 1। ठीक है, इसी प्रकार इस बार त्रिभुज ओ पी आर में ले लेते हैं। इस वाले में लिखो त्रिभुज ओ पी आर में, चूंकि ए सी समांतर है पी आर के, है ना, ये दिया है हमें, ए भी समांतर पी क्यू, यहाँ दिया था ए सी समांतर पी आर। कैसे, रीज़न लिखो, दिया है। इसी प्रकार लिख दिया तो अतः थेल्स प्रमेय से लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई, इसी प्रकार लिख रहे हैं तो इसका मतलब थेल्स प्रमेय ही यूज़ करेंगे। तो मैं क्या कह सकता हूँ, दैट ओ ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू ओ सी अपॉन आर सी। ठीक है, इन दोनों का अनुपात बराबर इन दोनों का अनुपात। समीकरण 2। अब यह लिखो अतः समीकरण, ये अतः रहने दो, केवल लिखो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, देखो ओ ए बटे पी ए, ओ ए बटे पी ए, ये दोनों ओ ए बटे पी ए के बराबर हैं तो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ दैट ओ बी बटे क्यू बी बराबर ओ सी बटे आर सी। और एक काम कर सकते हैं हम यहाँ कि जैसे ये हमने लिखा था ना पी बटे क्यू ई बराबर पी एफ बटे आर एफ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, ये हमें त्रिभुज पी क्यू आर में सिद्ध करना होगा ना, ऐसे ही हम यहाँ करेंगे। आगे यहाँ लिख लेते हैं अतः त्रिभुज ओ क्यू आर में। ठीक है, देखो जरा, अब देखो ओ क्यू आर में, देखो इस ओ क्यू आर में हमें क्या मिल गया, हमें मिला इसका अनुपात, इन दोनों का अनुपात आपस में जितना है वही इन दोनों का अनुपात है ना, ओ बी बटे ओ क्यू बी, यानी कि ओ बी बटे क्यू बी बराबर ओ सी बटे आर सी, यानी ओ सी बटे आर सी। और अगर ये दोनों अनुपात बराबर हैं तो इन दोनों को समांतर होना चाहिए थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो मैं लिख सकता हूँ अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय से लिख लो चाहे, बी सी समांतर क्यू आर, पर यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, देख लो, बी सी समांतर क्यू आर प्रूव करना है, यही प्रूव करना था। ठीक है, अगली क्लास में चलते हैं। सो हमने क्या देख लिया था, ये हम प्रूव कर चुके थे पहली प्रमेय, और हमने देखा था कि जो ट्रिपल ए है इसको ए भी लिख सकते हैं ना, कौन कौन समरूपता की कसौटी भी कह सकते हैं या समरूपता की। ठीक है, सो ये कौन समरूपता कह लो या कौन समरूपता कह लो, दोनों में बात एक ही है। तो आगे चलते हैं, एक्टिविटी 5 देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो दो त्रिभुज हैं ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ, ये दो त्रिभुज हैं। इनको इस प्रकार बनाएंगे, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 और सी ए बराबर 8। ठीक है, 3, 6, 8 ले लिया, इधर 4.5, 9 और 12 ले लिया। तो इनका अनुपात कैसा है, सबका अनुपात 2/3 है। अगर हम इनका अनुपात निकालेंगे भाई, देखो 3 बटे कितना है 4.5, डेसिमल हटाओ 0 आ जाएगा, 15 दूनी 30, 15 3 45। तो ये कितना आ गया, ए बी बटे डी ई। बी सी बटे ई एफ निकालोगे तो कितना आ जाएगा 6/9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9,
तो बी सी बटे ई एफ भी 2/3 आया। सी ए बटे एफ डी निकालो, सी ए कितना है 8, एफ डी निकालो 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो हर कंडीशन में कितना आ गया, तीनों की वैल्यू बराबर है, आनुपातिक है। तो अगर हम कोण ए को नापेंगे तो वो कोण डी के बराबर बैठेगा, कोण बी को नापेंगे, है ना, कोण ए को नापेंगे तो कोण डी के बराबर बैठेगा, कोण बी को नापेंगे तो कोण ई के बराबर बैठेगा, और कोण सी को नापेंगे तो कोण एफ के बराबर बैठेगा। ठीक है, तो ये विलोम प्रमेय हो गई, यानी कि अगर भुजाएं आनुपातिक हैं तो कोण कैसे होंगे, कोण बराबर होंगे, है ना। इससे पहले जो हमने सिद्ध की थी उसमें सिद्ध किया था कि अगर कोण बराबर हैं तो भुजाएं अनुपातिक होंगी। अब हमने ये देखा, इस एक्टिविटी में हमने ये प्रूव किया कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं समानुपात में हैं, अनुपातिक हैं, समानुपाती हैं, तो फिर उसके तीनों कोण भी, उन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण भी संगत कोण जो हैं वो परस्पर कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। सो आ जाते हैं, यही हमारी प्रमेय 6.4 है। क्या दिया है देखो, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप होने का मतलब क्या है, कोण बराबर होना। कोण बराबर होने के साथ साथ भुजाओं का अनुपातिक होना भी आवश्यक है। ठीक है, तो जिस तरह से हमने पहली प्रमेय सिद्ध की थी उसी तरह से सिद्ध करना है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं, ए बी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, जिनमें हमें क्या दिया हुआ है, ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई बराबर है बी सी बटे ई एफ बराबर सी ए बटे एफ डी। ठीक, तो लिखिए, दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ, जिनमें ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर सी ए बटे एफ डी। सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई तथा कोण सी बराबर कोण एफ। ठीक है, अब लिखो रचना, और रचना हमें दी हुई है इसलिए मैंने इसे लिखा ही रखा है। डी ई एफ में हमने त्रिभुज डी ई एफ में क्या ले लिया, डी पी बराबर ए बी लिया और डी क्यू बराबर ए सी ले लिया और पी क्यू को मिलाया। क्लियर, ये है रचना हमारी। अच्छा, रचना लिखा रहने देते हैं। और आ जाते हैं सीधा उपपत्ति पे। उपपत्ति में देखें क्या कर सकते हैं हम। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमने रचना क्या कर ली है कि डी पी बराबर ए बी और डी क्यू बराबर ए सी, यानी डी पी बराबर है ए बी के और डी क्यू बराबर है ए सी के। क्लियर है, अगर हम ये प्रूव कर दें कि बी सी बराबर पी क्यू के है तो ये दोनों तो सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, और अगर सर्वांग सम है तो हम कोणों को भी बराबर सिद्ध कर सकते हैं। चलो फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे, चूंकि ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ, कैसे मालूम, ये देखो यहाँ दिया हुआ है ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ। मैं लिख सकता हूँ दिया है, परंतु डी पी बराबर ए बी है तथा डी क्यू बराबर है ए सी। ये भी रचना से और भाई ये भी रचना से। देखो ये रही ना रचना। तो मुझे एक बात बताओ, ए बी, इस ए बी की जगह मैं डी पी लिख सकता हूँ क्योंकि डी पी भी ए बी के बराबर है। ऐसे ही इस ए सी की जगह मैं डी क्यू लिख सकता हूँ क्योंकि ये डी क्यू भी ए सी के बराबर है। ठीक है, तीनों बराबर, मतलब दोनों बराबर हैं तो रिप्लेस किए जा सकते हैं। अतः अब इस ए बी की जगह मैं क्या लिखूँगा, डी पी, डी पी बटे में क्या है डी ई, और इस ए सी की जगह मैं लिखूँगा डी क्यू और बटे में क्या है डी एफ।
अब मुझे बताओ, जब डी पी बटे डी ई बराबर है डी क्यू बटे डी एफ, तो इन दोनों को आपस में क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। अतः पी क्यू समांतर ई एफ। भाई थेल्स प्रमेय का ही ये एक हमने एक रिजल्ट निकाला था कि इन दोनों का अनुपात बराबर होता थेल्स प्रमेय से, है ना? किन किन का? डी पी अनुपात ई पी बराबर होता है डी क्यू अनुपात एफ क्यू। लेकिन हमने ये भी निकाला था कि डी पी बटे डी ई बराबर होता है डी क्यू बटे डी एफ के। थेल्स प्रमेय से ही आउटपुट निकलता है। तो अगर ये दोनों बराबर होंगे तो विलोम से हम क्या कह सकते हैं कि पी क्यू समांतर है ई एफ के। ठीक, थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय से। कह सकते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये समांतर है तो ये कोण बराबर इसके, ये कोण बराबर इसके होगा कि नहीं होगा? तो कोण P बराबर कोण E तथा कोण Q बराबर कोण F। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं हम ऐसा? क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक, संगत कोण है तो इन्हें बराबर लिखा जा सकता है। अब हम क्या करते हैं, लेते हैं त्रिभुज डी पी क्यू तथा त्रिभुज डी ई एफ में। देखो, कोण P बराबर कोण E तथा कोण Q बराबर कोण F। कैसे मालूम? अभी हमने सिद्ध किया है, अभी सिद्ध किया है। अच्छा, अब अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं, मतलब कि पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। हम पहले ही देख चुके हैं कि ज़रूरी नहीं कि तीनों कोणों को बराबर सिद्ध किया जाए। दो कोण भी बराबर हैं तो तीसरे कोण तो अपने आप बराबर ही होते हैं। तो इसका मतलब त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। इधर लिख लेता हूँ, राइट हैंड साइड में मैं लिख सकता हूँ, अतः त्रिभुज कौन कौन से लिए थे? डी पी क्यू डी ई एफ। त्रिभुज डी पी क्यू समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, अगर समरूप है तो भुजाएं कैसी होंगी? समानुपाती होंगी। अतः मैं लिख सकता हूँ डी पी बटे डी ई, संगतता देखो, डी पी डी ई बराबर पी क्यू बटे ई एफ, पी क्यू ई एफ, और डी क्यू बटे डी एफ, डी क्यू बटे डी एफ। परंतु हमें कुछ और भी दिया हुआ है। ये चीज़ देखो जरा, हमें क्या दिया हुआ है? या एक काम करो, पहले इस परंतु से पहले मुझे बताओ डीपी किसके बराबर था? डीपी बराबर था ए बी के। तो इस डीपी को, इस डीपी की जगह ए बी लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ या ए बी बटे डी ई, पी क्यू बटे ई एफ को यही रहने देते हैं, और डी क्यू किसके बराबर था? ए सी के। तो इस डी क्यू की जगह मैं ए सी लिख देता हूँ, ए सी बटे डी एफ। अब देखो, अब लिखते हैं परंतु ए बी बटे, सॉरी, ए बी बटे डी ई बराबर है बी सी बटे ई एफ बराबर है ए सी बटे एफ डी। यह हमें यहाँ दिया हुआ है, इस जगह दिख रहा है, जहाँ मैं येलो कलर से कलर कर रहा हूँ। तो अब मुझे बताओ, ए बी यहाँ पर है, डी ई यहाँ पर है, ई एफ यहाँ पर है, ए सी यहाँ पर है, डी एफ यहाँ पर है। पी क्यू और बी सी अलग हैं, लेकिन अनुपात सारे बराबर बैठ रहे हैं, वैल्यू सारी बराबर। तो ऐसा कब हो सकता है? जब ये पी क्यू बी सी के बराबर है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ अतः पी क्यू बराबर
बी सी, पी क्यू बराबर बी सी। अब एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, ले लिया। अब इस साइड का स्क्रीनशॉट लो, और अब मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, पहले वाले को मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें आगे इसमें प्रूव करना है। बुक में तो बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है और उससे शायद समझ भी नहीं आएगा ठीक से। ठीक है, डिलीट कर दिया हमने, मिटा दिया। अब ले लेते हैं हम त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में। ध्यान रखना कि ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ठीक है ना। हमें मालूम है कि ए बी बराबर किसके हैं, डी पी के हैं। कैसे मालूम, रचना से। और क्या मालूम है, ए सी बराबर डी क्यू के हैं, ये भी रचना से। तथा बी सी बराबर पी क्यू के। और ये कैसे मालूम है, यहाँ देखो, अभी सिद्ध किया है, ठीक है, जस्ट प्रूव्ड, अभी सिद्ध किया है। अब ए बी सी के तीनों भुजाएं डी पी क्यू की तीनों भुजाओं के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी पी क्यू ना, भुजा भुजा सर्वांग समता अभिग्रहित से या सर्वांग समता प्रतिबंध से। तो क्या होएगा, कोण ए बराबर कोण डी, कोण पी बराबर कोण क्यू, सॉरी क्या गड़बड़ कर दी, कोण बी बराबर कोण पी तथा कोण सी बराबर कोण एफ, सॉरी क्यू। तो ये भी सी पी सी टी से है, ये भी सी पी सी टी से और ये भी सी पी सी टी से। लेकिन P तो बराबर था E के और Q बराबर था F के, हम पहले सिद्ध कर चुके। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट कोण B जो P के बराबर है और P जो E के बराबर है, तो B भी E के बराबर। ऐसे ही कोण C जो कि Q के बराबर है और कोण है F के E के बराबर, तो ये भी कोण E के बराबर। अब इस त्रिभुज के, पहले इसे सारे को साफ करो, इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। अतः कोण ए बराबर कोण डी, और यही हमें सिद्ध करना है कि तीनों कोण बराबर होंगे। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आसान था। एक दो बार देख लेना वीडियो को, तो साफ ठीक ठीक समझ में आ जाएगा, साफ साफ समझ में आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। 3-4 बार 5-6 बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा करना क्या है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करो, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ओके, इसे पढ़ लेना है स्टेटमेंट को, बाकी हम पढ़ चुके हैं। नाउ एक्टिविटी 6 देख लेते हैं। एक्टिविटी 6 भी बल्कि ऐसा करो, खुद पढ़ लेना। इसमें दिया क्या है, इन दोनों का अनुपात जो है वही इन दोनों का अनुपात है और बीच का कोण बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि ये कैसे हैं, समरूप हैं। तो एक्टिविटी में हमें क्या करना है, ऐसा एक ट्रायंगल बनाया, ऐसे एक ट्रायंगल बनाया, तो हम देखेंगे कि इनका अनुपात बराबर होगा, ये कोण बराबर होंगे, ये कोण बराबर होंगे, है ना। वही अनुपात आ जाएगा जो इनका था 2:3, बी सी अनुपात ई एफ भी 2:3 आ जाएगा। कोण भी सारे बराबर बैठेंगे, बी ई क्या आएगा, सी एफ क्या आएगा। सिद्ध कर लेते हैं, सीधा प्रमेय पे आ जाते हैं। हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ, जिनमें ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ तथा कोण ए बराबर कोण डी। ठीक है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। सर्वांग सम के लिए क्या करना है, सारे कोण बराबर आ जाएं, सारे भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए। ठीक है, सो आगे चलते हैं।
या तीनों कोण बराबर भी लिख देंगे तो भी आ जाएगा। तो रचना करना ही इसमें, रचना क्या हो जाएगी, यह है रचना हमारी। ठीक है, त्रिभुज डी ई एफ में डी पी बराबर ए बी तथा डी क्यू बराबर ए सी खींचा। देखो तीनों प्रमेय में लगभग एक जैसी सी ही रचना थी, तो ज़्यादा कुछ अलग भी नहीं है, ज़्यादा कुछ याद करने के लिए भी नहीं है। एक की याद कर ली तो औरों की रचनाएं भी अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, इसे काटिए तथा पी और क्यू को मिलाइए। तो आ जाते हैं, हम लेते हैं सबसे पहले उपपत्ति, लिखते हैं उपपत्ति त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ठीक है। देखो ए बी बराबर, ओहो डी ई एफ में नहीं लेना था, डी पी क्यू में लेना था, डी पी क्यू में। ए बी बराबर डी पी कैसे मालूम, ये देखो रचना से। ए सी बराबर डी क्यू, ये भी रचना से। ठीक है, तथा कोण ए बराबर कोण डी, यह हमें दिया हुआ है। देखो अब ये बराबर इसके, ये बराबर इसके और ये कोण बराबर इसके। तो दो त्रिभुज ऐसे हैं जिनकी दो भुजाएं और बीच के कोण बराबर हैं, तो त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम होंगे। तो अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी पी क्यू। कैसे, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से ये कैसे होंगे, परस्पर सर्वांग सम होंगे। और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो मैं कह सकता हूँ कि कोण बी बराबर कोण डी तथा कोण सी बराबर कोण क्यू। ठीक है, सी पी सी टी से। अब आगे देखते हैं, अब हम देख लेते हैं, हमें दिया है एक और चीज़ दी थी, चूंकि हमें दिया था कि ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ। ठीक है, ये दिया हुआ हमें यहाँ इस बॉक्स में। और ए बी बराबर किसके है, डी पी के, ए सी बराबर है डी क्यू के। तो ये ए बी और ए सी को डी पी और डी क्यू से रिप्लेस कर दूँ, तो ए बी की जगह लिख दिया मैंने डी पी बटे डी ई और ए सी की जगह लिख दिया मैंने डी क्यू और बटे में आ गया डी एफ। अब ज़रा इस त्रिभुज में देखो, किसमें, डी ई एफ में। जब डी पी बटे डी ई और डी क्यू बटे डी एफ हो गया है ना, ये हमने दिखा दिया, तो मैं कह सकता हूँ कि डी पी समांतर है ई एफ के। ठीक, अतः पी क्यू समांतर ई एफ के। कैसे कह सकता हूँ, थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय से। और अगर ये सर्वांग सम है तो कोण बी बराबर ई और कोण क्यू बराबर कोण एफ होगा। क्यों होंगे, क्योंकि ये संगत कोण है। तो कोण पी बराबर कोण ई तथा कोण क्यू बराबर कोण एफ। रीजन लिखो, संगत कोण परस्पर समान होते हैं, संगत कोण परस्पर समान होते हैं। पर देखो जरा यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे कोण बी बराबर, सॉरी कोण बी बराबर कोण पी क्या आना चाहिए था ना, तो डी लिख दिया मैंने। तो देखो जरा, पी यहाँ पर भी है और पी यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर ये बी के बराबर और यहाँ के ई के बराबर है। ठीक, यानी कि अगर मैं इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 कह दूँ तो समीकरण 1 तथा 2 से मैं क्या कह सकता हूँ, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से मैं कह सकता हूँ कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई, कौन सा वाला, कोण बी बराबर कोण ई, ए बराबर डी के हमें दिया ही था,
ऐसे ही देखो, कोण क्यों यहाँ सी के बराबर है और यहाँ एफ के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि कोण सी बराबर कोण एफ तथा कोण सी बराबर कोण एफ, कोण सी बराबर कोण एफ। और अब ए बी सी के और डी ई एफ के तीनों कोण बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, और यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, और कल की क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे 6.3 को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।